नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू में। आज हम लोग क्लास 7 लेसन 3 दिल्ली के सुल्तान को पढ़ेंगे। निश्चित ही देखिए, जो अभी तक हम लोग इसमें पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 में जो हम लोगों ने पढ़ा या 7 में जो पढ़ेंगे आगे भी, वो सब हम लोग अपने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन क्वेश्चन के पूछने के तरीके में बदलाव आए हैं और यहीं पर जो है, अगर इस तरह से प्रश्नों को अगर हम लोग डील करके एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं तो अब जो पैटर्न है उसमें हम लोग मात खा सकते हैं। लगभग जैसे दिल्ली के सुल्तान सभी को मालूम है, आपने इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद भी होंगी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेगी और कुछ चीज़ें प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं वो इस आप में आप सीखेंगे। तो बेहतर है इसको आप ज़रूर देखें, पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कहता है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। आसान सवाल है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि गुलाम वंश आया था। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इस तरह से आया था। तो यहाँ देखिए, शर्की तुर्की शासक, अच्छा यहाँ पे तुर्की भी दिया हुआ था ना। तुर्की शासक जो है सबसे पहले आए थे, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, फिर लोदी, लास्ट में सबसे अंत वाला था लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसैन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरीसैन शहर, ध्यान रखना है। कहता है, राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए, विदेशी व्यापारियों के रहने, खाने पीने एवं मनोरंजन के लिए, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले, बंद शहर, या कैदियों एवं दासों को रखने के लिए। बात हो रही है कि गैरीसन शहर जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्यों बनाया जाता था। सही जवाब देखिए क्या है, सी, ऑप्शन सी, रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर जो होते थे, इसको ही गैरीसैन बोला जाता था। कहता है, गैरीसैन शहर किले बंद बसाव क्षेत्र होते थे जहां सैनिक क्या है, रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान या वह शासक कौन था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विजित किया। खिलजी ने अपने शासनकाल में सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मलिक काफूर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहता है, दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे वार्षिक कर जो है ये ही वो वसूलता था। तो ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला क्वेश्चन क्या है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? लिबान, किबला, मंसूरा या फिर शहन? तो ध्यान रखिए, इसको कहते हैं किबला। कहता है कि मस्जिद के खंबे वाली कक्षा को लिवान कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे ये सवाल पूछ ले एग्जाम में तो कितना टफ हो जाएगा। मंदिर के खंबे वाली कक्षा को लिवान कहते हैं, खास करके नन मुस्लिम छात्रों के लिए। फिर कहता है कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। फिर कहता है, मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममशूरा कहते हैं। किबला का आखिरी सिरा क्या कहलाता है? ममशूरा। और मस्जिद के आंगन को शहन कहा जाता है, शहन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बदंगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये होता था गुलामों के लिए प्रयोग। देखिए क्या कहता है कि फारसी में गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा सैनिक सेवा के लिए इसे खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था।
उस समय विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्ता को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। अच्छा सवाल है, कौन सा कथन कह रहा है सत्य है? तो केवल एक जो है सत्य है। क्यों? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार वाले इलाके को इक्ता कहा जाता था और इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार अधिकारी या इख्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। ध्यान रखिएगा, इनका फर्ज था कि अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करे एवं कानून व्यवस्था बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। मुक्ति लोग जो होते थे उन्हें इक्ता काफ़ी कम समय के लिए मिलता था। कारण में कहता है ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उसका पद जो है वंश एवं परंपरा से न चले। कहता है कि कथन एवं कारण दोनों ही सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद जो है वंश एवं परंपरा से ना चले, मतलब उन्हें पूरी तरह से जमने नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? ऑप्शन में खराज, खुम्स, जकात या उश्र। तो ध्यान रखिएगा, कृषि पर लगने वाला कर जो है ये खराज कहलाता था। खराज जो है कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। ध्यान रखिएगा। खुम्स की बात करें तो यह लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। अब आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुम्स में से हिस्सा नहीं लिया था। जकात की बात करें तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, केवल संपन्न वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। फिर कहता है मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं। देखिए क्या कहता है कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए, जिस कारण मजबूर होकर तुगलक को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी। इस सेना के प्रबंधन के क्रम में कीमतों पर नियंत्रण की जगह सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, जो कुछ कुछ आज की कागज की मुद्रा की तरह थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिशन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर है? ध्यान रखिए, गैरिशन क्या होता है? तो सैनिकों के रहने के लिए आवास स्थान। यहाँ पूछ रहा है सीरी जो है ये कहाँ है? तो सीरी का किला जो है दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिशन शहर बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो बाजार नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। देखिए क्या कहता है कि अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया है। ध्यान रखिएगा, तारीख़ फिरोजशाही किसकी पुस्तक है? बर्नी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। जो पहले इक्ता दिया जाता था उसकी जगह नगद वेतन दिया।
कहता है दोनों ही कथन सत्य हैं। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन जो है देना शुरू किया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि सवाल टाइट है। सैन्य अपनी आवश्यकता की वस्तु दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। कहता है कौन सही है, स्पष्टीकरण है या नहीं, तो ध्यान रखिए सही है, ए और आर दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस चीज़ से मजबूर होकर अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना रखी। बड़ी सेना को संभालने एवं विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिसमें कि सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया। इस नियंत्रण की नीति से कहीं न कहीं जो सेना के जो समस्याएं थी, खरीद बिक्री या उनके जो कार्य होते थे वो संपन्न हो जाते थे और उन्हें वेतन नहीं देना पड़ता था। इसलिए जो है यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण की नीति थी सैन्य हितों से परिचालित थी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी। तो रुद्रमा देवी जो है ये काकतीय वंश की शासिका थी, काकतीय वंश की। रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वारंगल पर जब आक्रमण किया गया था मलिक काफूर के द्वारा तो उस समय वहाँ का शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्यकाल में रानी दिद्धा किस क्षेत्र की शासिका थी। तो रानी दिद्धा जो है ये कश्मीर की शासिका थी। ध्यान रखिएगा, रानी दिद्धा कश्मीर की महिला शासिका थी। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा यह संबोधन दिया होगा। ध्यान रखना, रानी दिद्धा कश्मीर से संबंधित है। अगला जो होगा अपना मुगल साम्राज्य होगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।